इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। शिक्षा के महत्व पर दिया जोर, कहा शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का सशक्त जरिया है। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ नगर को सफेद चादर में ढका। मौसम की मार ने तैयारियों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। 22 अप्रैल को खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी। मुलाकात से सियासी हलकों में हलचल तेज। संजय नेगी बोले, हरीश रावत अपना राजनीतिक अवकाश समाप्त करें और पहले की तरह सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जनपद हापुड़ में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर विभाग का बड़ा एक्शन। सर्वोदय कॉलोनी में पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए एलपीजी सिलेंडरों का बड़ा जखीरा किया बरामद। हरिद्वार के जमालपुर क्षेत्र से सनसनीखेज मामला आया सामने। एक युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। घटना से पहले युवक ने एक युवती के साथ की थी मारपीट और उसको मोबाइल छीन जान से मारने की दी थी धमकी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त जरिया भी है। वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए कहा कि अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करे तो उसके सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र देना नहीं बल्कि बच्चों को संस्कृत कर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना भी है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुझे याद है जब 2017 में सरकार बनी थी, तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझसे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का
या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ नगर को सफेद चादर में ढक दिया है। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने हैं, लेकिन मौसम की मार ने तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। निर्माण कार्य, सफाई अभियान और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रशासन के सामने समय रहते सभी तैयारियों को पूरी करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। केदारनाथ धाम में इन दिनों लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की मोटी परत में दब गया है। खराब मौसम के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य और सफाई अभियान भी धीमे पड़ गए हैं। यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और संबंधित एजेंसियां तेजी से काम करने में जुटी हैं, लेकिन बर्फबारी और ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलने हैं। ऐसे में समय कम, चुनौतियां ज्यादा है। अब देखना होगा कि मौसम की ये बाधाएं कब तक थमती हैं और यात्रा की तैयारियां तय समय पर पूरी हो पाती हैं या नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर सख्ती देखने को मिली है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खारवाल ने वार्डों का औचक निरीक्षण किया। लखनऊ में नगर निगम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खारवाल ने कई वार्डों का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। निरीक्षण के दौरान जहां जहां कमियां मिली, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। मंत्री ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सस्पेंशन और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। मेयर साहब भी हैं, नगर आयुक्त भी है और काफ़ी नगर निगम के लगभग सभी संबंधित अधिकारी भी साथ में हैं। ये वार्ड है खासतौर से मैथिली श्रवण वार्ड, इंदिरा नगर वार्ड नंबर 80 जो मुंशी पुलिया के पास है, और इस्माइलगंज फर्स्ट, और यह है बाबू जगजीवन राम वार्ड। इसमें जो सफाई की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की भी आवश्यकता है। जहाँ जहाँ कमियाँ देखी हैं उसके लिए कह दिया गया है कि जिन लोगों ने की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई होगी और उनका वेतन भी कटेगा। तो ये अपने आप में, क्योंकि परसुएशन भी आवश्यक है और पनिशमेंट भी ज़रूरी है। कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधा लोगों को उपलब्ध हो। ट्रांसफार्मर्स का भी कूड़ा अभी होली से पहले भी एक दिन जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ और बिजली के अधिकारी उनके साथ बैठ के बात भी हुई थी, और ये कोशिश थी कि शायद उस समय जिस समय सफाई हो उस समय बिजली की लाइन ऑफ कर दी जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की अंदेशा न रहे। लेकिन इस साइड में भी अभी जो ट्रांसफार्मर के आसपास का कूड़ा बहुत जो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसको भी साफ करने के लिए कह दिया गया है कि बिजली ऑफ करके उसको भी साफ किया जाए। कई नाली बंद कर रखी गई। एक तो रामायण राय जो पार्क है उसके बगल वाली पूरी बंद कर दी गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है। इसीलिए आज हमने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई हो जो भी इसके लिए चिन्हित करके दोषी पाए जाएंगे, और उनका वेतन भी कटेगा। साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं उसमें भी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको भी रेगुलेट कर रहे हैं। उसका चाहे रजिस्टर हो, चाहे वहाँ की आंतरिक व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो। इसलिए आज का दौरा ये विशेष रूप से इसी उद्देश्य से था। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में हिंसा MIM और जो बीजेपी मिलकर कर रही है। ममता बनर्जी भ्रमित हैं पूरी तरीके से। हमारी केंद्र सरकार ने उस क्षेत्र को ये कोशिश की है कि वहाँ पर हर तरीके की सुख और शांति हो, जनता महसूस करे। वहाँ तो एक तरीके से उन्होंने जो कुछ सिनेरियो बना रखा है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है।
और बंगाली सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल करके वो सत्ता में बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से एक अहम मुलाकात के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस में शामिल होने को लेकर संजय नेगी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर हुई इस मुलाकात में एक अहम राजनीतिक संदेश दिया गया। मुलाकाती नेता संजय नेगी ने हरीश रावत से साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो पार्टी के भीतर बयानबाजी बढ़ रही है तो उनकी कांग्रेस से संभवित ज्वाइनिंग को फिलहाल किनारे कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हरीश रावत से यह भी कहा कि वो अपना राजनीतिक अवकाश समाप्त करे और पहले की तरह सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करे। नेगी ने कहा कि हरीश रावत के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी है और उनके नेतृत्व की पार्टी को इस समय सख्त जरूरत है। फिलहाल इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में नई समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है। देखिए, जो मेरी ज्वाइनिंग को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार जो है बयान जारी हो रहे हैं लोगों के, तो मैं हरीश रावत जी के पास आज आया था यहाँ पे, और मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, राजनीति में भी छोटा हूँ, हर उसमें छोटा हूँ। मैं उनसे निवेदन करने आया था कि जो उनका 15 दिन का अर्जित अवकाश था उसे जो है यही समाप्त किया जाए, और मेरी ज्वाइनिंग के लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही है वो मैंने हाईकमान पर छोड़ दिया है, हरीश रावत जी पर छोड़ दिया है, और गोदियाल जी पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उन पर छोड़ दिया है, CLP लीडर पर छोड़ दिया है। और मैं हरीश रावत जी से यही निवेदन करना आया था आज कि जो पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, भले ही मैं पार्टी में नहीं हूँ लेकिन मुझे पार्टी की चिंता है, क्योंकि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और मेरे रग रग में कांग्रेस है। तो उसी को लेकर जो बयानबाजी मीडिया में हो रही है उसको लेकर मैंने हरीश रावत जी से निवेदन किया है कि वो जो अर्जित अवकाश उनका 15 दिन का था उसे समाप्त किया जाए। छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का रहा हूँ और 2022 में मैंने चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस से, निष्कासित हूँ, लगभग 4 साल मुझे निष्कासित हुए हो गए। तो ये तो कांग्रेस को सोचना है, हाईकमान को सोचना है कि संजय नेगी को ज्वाइनिंग करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, क्योंकि जो मेहनत मैंने की है, लगभग 27-28 सालों से मैंने जो मेहनत की है, जो रामनगर की जनता की समस्याओं के लिए मैं लड़ा हूँ, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ मिलेगा। और यदि मुझे कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित रूप से ये जो टिकट देने के बाद जो जीत होगी वो कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस की झोली में एक सीट जाएगी। देखिए, वो दावेदार हैं रामनगर में, 17 का चुनाव उन्होंने रामनगर से लड़ा था, तो स्वाभाविक है दावेदारी सब कर रहे हैं। और यदि रंजीत रावत को मनाने में अगर पार्टी सफल रहती है तो निश्चित रूप से हम सल्ट भी जीतेंगे और रामनगर भी जीतेंगे। राजधानी देहरादून में हाल ही में हुए ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपियों में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। SSP देहरादून ने पूरे मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शांतनु त्यागी और अवेश त्यागी के रूप में हुई। SSP ने भरोसा दिलाया कि जल्दी फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रिगेडियर जोशी साहब की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे अभियुक्तों में कल 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा उस समय गोली चलाई गई थी और अभी तक उनके नाम विवेचनाओं में प्रकाश में आ रहे थे, कल देर रात मुठभेड़ के बाद उनकी अरेस्टिंग की गई है। एक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से उसको तत्काल चिकित्सालय भेजा गया था, वहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों अभियुक्तों में एक की पहचान शांतनु त्यागी और एक दूसरे की पहचान अवेश त्यागी के नाम से हुई है। दोनों ही अभियुक्तों को अभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इससे पूर्व इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हमारा सब मिला के करीब 9 लोगों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है, जल्दी से उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ब्रिगेडियर जोशी की हत्या के बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे ऑपरेशन प्रहार जो देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हमारी मॉर्निंग के समय में गौरा पुलिस और CPU के साथ साथ अन्य जो हमारे सभी अनुषंगिक जो बल है उसके साथ हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन क्रैकडाउन और जो भी हमारे अभ्यस्त अपराधी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा लगातार जारी की है। जो आपस में मुठभेड़ हुई थी, उनकी जो लड़ाई हुई थी, क्या कुछ कारण था? देखिए, इस लड़ाई का जो मुख्य वजह थी एक जैन जी क्लब के जो मैनेजमेंट है उनके मध्य और दूसरा पक्ष जो वहाँ रात के समय शराब के नशे में और उसके बाद खाने के बाद जो बिल को लेकर इनके बीच में
एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद उसको लगातार इनके द्वारा फॉलो करते हुए सुबह मॉर्निंग में इस क्लब के ओनर और इनके बीच में फिर दोबारा से विवाद हुआ। दोबारा इस झगड़े में जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी में एक्सीडेंटली ब्रिगेडियर जोशी साहब जो उस समय मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उनकी हत्या हो गई थी। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल पूरे संवेदनशीलता के साथ पूरे ताकत से इस पर हम लोगों ने काम किया है और अभी तक हम लोगों के द्वारा लगभग सभी अभियुक्तों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। एक अभियुक्त अभी फरार है, शीघ्र ही उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। गैस की किल्लत के कारण जहां आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कुछ लोग गैस की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं अब गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जनपद हापुड़ में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर विभाग का बड़ा एक्शन हुआ है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय कॉलोनी में पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए एलपीजी सिलेंडरों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक कमलेश कुमार झा ने अपनी टीम और पुलिस बल के साथ आरोपी मनोज गर्ग के आवास पर पहुंचकर छापेमारी की। जांच के दौरान घर के अंदर से कुल 11 कमर्शियल गैस सिलेंडर, 3 खाली घरेलू गैस सिलेंडर और 3 नीले एफटीएल सिलेंडर पाए गए। आरोपी मौके पर इन सिलेंडरों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सका, जिसके बाद सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने बताया कि आरोपी के घर पर अवैध रूप से सिलेंडरों का कालाबाजारी करते हुए रिफिलिंग की जा रही थी, जिससे संबंधित उपकरण की मौके से बरामद किए गए। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल हमें एक गोपनीय सूचना मिलती है जिस पर हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर और एआरओ वहाँ पर फील्ड में जाते हैं और ये था हमारा सर्वोदय कॉलोनी है। वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक निजी परिसर में, निजी घर में वहाँ पर कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं। तो वहाँ पर मौके पर पुलिस के साथ में वहाँ जाकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने घर के अंदर ही 11 कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे, 3 एफटीएल थे और 3 खाली डोमेस्टिक सिलेंडर्स थे। और वहाँ पर जो बांसुरी होती है वो भी रखी हुई थी, जिससे प्रतीत होता है कि वो कालाबाजारी वहाँ पर कर रहे थे उसकी। तभी मौके पर ही सबके बयान लिए गए और उन पर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई 3/7 के अंतर्गत। और इसी के साथ में मुझे ये भी कहना है सभी को, अगर इस तरीके का और भी कहीं पर प्रकरण पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार से कार्रवाई की। मैडम, कुल कितने सिलेंडर बरामद हुए हैं? कुल 17 हुए हैं हमारे पास में बरामद, जिसमें 11 कमर्शियल थे और 3 डोमेस्टिक और 3 एफटीएल जो 5 kg का होता है। मैडम, ये गैस की रिफिलिंग करते थे या गैस की कालाबाजारी करते थे? देखिए, जो हमें प्राइमा फेसी वहाँ पर दिखाई दिया है तो वो रिफिलिंग का कार्य कर रहे थे वहाँ पर घर के अंदर ही, जिसमें हमें बांसुरी और इसको हम ये भी नहीं नकार सकते कि वो कालाबाजारी भी में भी संलिप्तता उनकी मानी जाएगी। ठीक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगर में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर के एक युवक ने आधा दर्जन युवकों पर जानलेवा हमला करने और फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रामनगर के गुलरघट्टी चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ दबंग युवकों ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए एक युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित शानों के मुताबिक वो अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी होंडा सिटी कार संख्या UK 07X4785 में सवार होकर आए युवकों ने बिना किसी वजह के गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट किया। जब अपनी जान बचाकर घर की ओर भागा तो उसके पीछे कई राउंड फायरिंग की गई। शानू का आरोप है कि सभी युवक पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है। साथ ही वह अवैध हथियारों के कारोबार में भी लिप्त हैं और क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाते रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि युवकों की गुंडागर्दी से पूरा इलाका परेशान है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। मैं वहाँ पे अपने मोहल्ले में चौराहे पे खड़ा था, गुलरघट्टी चौराहे पे, तो वहाँ पे 4-5 लड़के आए। उन्होंने आके धमकी दी मेरे को, धमकी दे के इन्होंने हत्या करने की धमकी दी और मुझे मारने की कोशिश करी। गिरवानी पकड़ा और पैसे वैसे और कारतूस भी थे उनकी जेबों में। उन्होंने हाथ मारे, कह रहा मेरे पास बहुत पैसा है, थाने में हम पैसा जमा कर देंगे, 1 मिनट में छुट कर आ जाएंगे। और यूँ कह रहा है तू जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे, जिस गली के मोड़ में मिलेगा वहीं मारेंगे। वो 4-5 जने थे। तो मैं वहाँ से जान बचा के गया, भागा वहाँ से, जान बचा के भागा और आगू गए। वो कार में बैठ के मेरे पीछे कर रहे थे पहले तो, फिर एकदम से सीधे गए, आगू जा रहे थे। हवाई फायरिंग करी उन्होंने और 3 ने और करी थी, 1 ने पहले करी थी, 3 ने आगे करी थी। 4 फायरिंग करी है इन्होंने मेरे ऊपर और 1 ने हवा में करी है, 3 ने मेरे ऊपर करी थी। अब क्या हुआ? अब कोतवाल सर को और कोतवाल सर कह रहा हम कार्रवाई कर ही रहा है।
हरिद्वार के जमालपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना से पहले युवक ने एक युवती के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर तलाश शुरू कर दी है। बाद में इंडियन गैस प्लांट बादराबाद के पास खाली मैदान में युवक का शव मिला। उसने अपनी ही पिस्टल से कनपट्टी पर गोली मार ली। वहीं एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे युवती ने घटना की सूचना दी थी। मौके से एक तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह 8:30 बजे की घटना है, जमालपुर खुर्द है ये पास में। तो वहाँ एक लड़की जो फैजाबाद मुक्ता उत्तर प्रदेश की रहने वाली है अयोध्या से, तो वो आज चूंकि अपने बहन के वहाँ रहती है ऐसा पता चला है, और वो आज फैक्ट्री में कहीं काम करती थी, तो वो जा रही थी। तो इसी बीच में चौराहे के पास किसी एक लड़के के द्वारा उस लड़की पे से मारपीट की गई, और जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि उस लड़के के हाथ में एक तमंचा भी था। तत्काल उन्होंने आके चौकी में सूचना दी, लोगों ने शोर मचाया, चौकी की पुलिस भी पहुंची। इतने में वो लड़का वहां से भाग गया। इस लड़के का जो मोबाइल नंबर था उसको लेकर के लड़की से और पुलिस सर्च कर रही थी। इसी बीच में हमें सूचना मिली कि यहाँ पे खाली प्लाट पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। जब मौके पे आकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया सुसाइड से हो रहा है। उसमें जो लड़के के हाथ में पिस्टल था और जो कंट्री में था, और उसको गोली लगी हुई है। हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, सभी जो अधिकारीगण थे वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो आवश्यक कार्रवाई हमारे द्वारा है वो की जा रही है। यहाँ चूंकि जो घटना स्थल है वहाँ पे फैक्ट्री है और वहाँ पे चारों तरफ से कैमरे हैं, तो कैमरे में भी वो वीडियो आ गई है जिसमें वो लड़का खुद ही जा रहा है, और जो घटना हुई है उसके द्वारा प्रत्यक्षता खुद ही कायल किया गया है। तो ये सुसाइड का प्रकरण है। अभी उस लड़के से बात कर रहे हैं किन परिस्थिति में ये लड़का उसका पीछा कर रहा था। जो आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है वो यही मिली है कि लड़का लड़की को जानता है, संभवतः वो उसी गाँव का है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का, और ये यहाँ पीछा करते जाएगा। अब ये कब आया और कहाँ रह रहा था, इस चीज को भी हम सत्यापित किया जाएगा। तो जो शेष जानकारी है वो विभाग की इंफॉर्मेशन के बारे में घटना स्थल से कुछ बरामद। एक तो जो ये मृतक व्यक्ति है, इनकी जो आईडी थी वो आधार कार्ड मिला है। इनके पास कुछ 500 की नोट मिला है, और एक वहाँ पे घंटे में पिस्टल मिली है। इसमें 5 जिंदा कारतूस है, और एक जो इनके द्वारा फायर किया गया है वो उसका फुटकार है। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि हाथी अब जंगलों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि रिहायशी इलाकों और किसानों के खेतों में भी घुस रहे हैं। रात के समय खेतों में पहुंचकर हाथी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग द्वारा लगाई गई तार बाड़ व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। कई जगहों पर फेंसिंग टूट चुकी है, जिसका फायदा उठाकर हाथी आसानी से गाँवों में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही समस्या को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, और उन्होंने वन विभाग की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द कोई ठोस और स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि इस खतरे से निजात मिल सके। वहीं अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वन विभाग इस चुनौती से कैसे निपटेगा, और अगर जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी नाजिम व नईम को उत्तराखंड हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता निसारुद्दीन ने कहा कि जमानत की शर्त के अनुसार आरोपियों को 1-1 लाख रुपए की जमानती कोर्ट में पेश होने के बाद ही रिहा किए गए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की एकल पीठ में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र में नाजिम व नईम पर अपने पिता सलीम की डंडों से पीट कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद करने का दावा करते हुए उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103/1 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि संपत्तिवाद के चलते आरोपियों ने अपने पिता की हत्या की है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी भी दर्शाई गई। हालांकि अदालत ने माना कि बरामद डंडों का अपराध संबंध अभी तक किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट से स्थापित नहीं हुआ है। केवल मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आगरा के गोपाल धाम नगला बिहारी पीरखार स्थित श्री हरिओम हरिधाम में हनुमान जयंती का उत्सव बड़े ही श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हनुमान जन्मोत्सव के पावन मौके पर श्री हरिओम हरिधाम को भव्य और आकर्षक ढंग से
से सजाया गया। पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। कार्यक्रम के तहत सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया। इस धाम की खास बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं लिया जाता है। यहाँ सच सेवा और सच्ची भक्ति को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख, शांति और शक्ति की कामना भी करते हैं। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।